एसबीआई क्लर्क का एनालिसिस करते समय, हाँ, एक तो सभी को पता होना चाहिए एग्जाम की डेट जो है वो 22 फेब में है। 22 फेब से हमारी एग्जाम होगी, यानी पूरी तरह से इस मंथ के एंड में था। अभी टोटल अगर हम लोग बात करें तो हमारे जो टेस्ट सीरीज का प्लेटफॉर्म है उसमें 24 या 29 के आसपास टेस्ट एडेड है, जिसमें 5 क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर बताए गए और बाकी का मॉक टेस्ट है। 19 मॉक टेस्ट वहां पर दी गई है। मॉक टेस्ट का मतलब है डिजाइन किया हुआ है, ओरिजिनल पेपर नहीं है। ओरिजिनल पेपर के टेस्ट सीरीज लास्ट 2 साल के अलग से रखे गए हैं। उसका मेन पर्पस है, स्लॉट होता है, मॉर्निंग का स्लॉट होगा, इवनिंग के स्लॉट है, वो डिजाइन करके रेडी है, बट वो कहीं ना कहीं आपको मैंने अवेलेबल नहीं करवाया। उसका एक रीजन था, जैसे हमारा हॉल टिकट आ जाता है और मुझे पता चल जाता है कि एक आधा स्टूडेंट का एग्जाम मॉर्निंग में 8 AM में एग्जाम है, तो आपका टेस्ट देने का टाइमिंग मॉर्निंग में ही होगा, या तो घर पे आपको उसी समय टेस्ट देना है, उसी टाइमिंग पे देना है, उसी पैटर्न के साथ देना है। तो ये लास्ट के 10 दिन का प्लान होगा। लास्ट के 10 डेज हम लोग ये भी सेशन रखेंगे, डेली आपका एनालिसिस होगा। ठीक है, डेली रूटीन ओरिएंटेड हम लोग एनालिसिस के ऊपर मूव कर जाएंगे। अभी के लिए जो भी पेपर आ रहा है उसका एनालिसिस बताते समय मैं क्वांट का आपका एनालिसिस ले रहा हूं। नियर अबाउट 35 क्वेश्चन है, हम लोग जानते हैं। थोड़ा सा और लोग ये पता होना चाहिए, क्वांटिटी एप्टीट्यूड में 35 में सभी बच्चे को, इस लेवल पे सभी स्टूडेंट को आईएमपी टॉपिक पता होना चाहिए। अरिथमेटिक तो सभी जानते ही है कि क्या क्या होगा, आईएमपी के बारे में समझेगा। मैं पूरा पेपर आपके सामने लिख देता हूँ। आईएमपी में पहला आईएमपी कौन सा कहते हैं हम लोग? क्वांट का सर, सिंप्लीफिकेशन, ये वाला है। सिंप्लीफिकेशन देखो यार, सॉल्व करते समय इसका एक अंदाजा होता है, सिंप्लीफिकेशन और क्या आएगा इसमें? अप्रोक्सीमेशन। हाँ, एसबीआई क्लर्क में सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। वेटेज के हिसाब से अगर बात करें तो कितना आएगा? 10 to 15 आएगा, मतलब मैक्सिमम 15 होगा और मिनिमम 10 हो सकता है। 10 to 15 ये हमारे एग्जाम में होने वाला है। ठीक है, दूसरा आपका अगर देखा जाए तो डीआई नंबर सीरीज, सर ये दोनों आता है। प्रेफरेंस इज द नंबर सीरीज से अच्छा डीआई होता है। ठीक है, अब देखो दोनों को भी मैं साइड सॉल्व कर सकता हूं। नंबर सीरीज में क्या होगा, कोई जल्दी बनेगा और कोई टाइम लगेगा, ये देखने के चांसेस है। सिंप्लीफिकेशन बहुत जल्दी बनेगा आपका अगर आपने प्रैक्टिस की तो हम लोग कहेंगे नंबर सीरीज करके आने वाला है। और नंबर सीरीज में अगर बात करेंगे तो नंबर सीरीज में 2 टाइप के सीरीज होंगे। ठीक है, और नंबर सीरीज में मार्क्स कितने होंगे? 5 मार्क्स। हाँ, 5 मार्क्स का नंबर सीरीज आएगा 5 क्वेश्चन के हिसाब से। इसमें भी 2 पैटर्न हम लोग कर देंगे। एक आएगा सीरीज कंप्लीशन, यानी नेक्स्ट नंबर क्या आने वाला है इसके ऊपर बात हो जाएगी। हाँ, और एक आएगा रॉन्ग नंबर या ऑड मैन आउट नंबर जिसको हम लोग कहते हैं। रॉन्ग नंबर कौन सा आ रहा है ये हमें बताना पड़ेगा। थोड़ा स्लाइटली डिफिकल्ट होता है रॉन्ग नंबर आइडेंटिफाई करना। ठीक है, तो 15 + 5 यानी 20 तो यहां पर लग रहा है। ठीक है, अगर मान लो ये 10 आता है तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। नेक्स्ट थिंग है, नेक्स्ट सब्जेक्ट हमें नजर आएगा, नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन का वेटेज की अगर मैं बात करूं तो ये 5 to 10 आएगा। ठीक है, ये सभी के सभी 5 to 10 आएगा। मतलब आप थोड़ा ध्यान से देखें, पेपर अगर हम लोग सॉल्व करने जाते हैं तो हमें ये पता चल रहा है, अगर मान लो मैं यहां पर 10 अगर आ गया सर, तो डीए 10 पे शिफ्ट हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं आएगा। अभी तक का खासियत रही है क्लर्क में क्वाड्रेटिक नहीं आता प्रीलिम में। मेंस वालों को या एसबीएफयू अगर आपने अप्लाई किया होगा तो डेफिनेटली आपको आएगा क्वाड्रेटिक। ठीक है, इस पेपर में शायद हम लोग क्वाड्रेटिक नहीं देख पाएंगे, ये गारंटेड है। अगर मैं मिनिमम वेटेज के हिसाब से काउंट करूं तो ये पूरा मार्क्स का वेटेज अगर मैं कंसिडर भी करता है तो ये 10 + 5 15 एंड 15 प्लस ये 5 या 10, हाँ, यानी करीबन 20 to 25 मार्क्स हमारे पूरे आईएमपी ही आते हैं आउट ऑफ 35 में से। ये आपके पास में पूरा क्लियर होता है। तो ये माना जाता है मैथ्स में बनाते समय अगर आप 20 मिनट में, अगर हम लोग 20 मिनट में 20 मार्क्स अगर लाते हैं तो भी हमारा स्कोर बहुत बढ़िया है मैथ्स के लिए। ठीक है, अगर आपने 20 मिनट मिला और 20 मिनट में 20 आ गया, बहुत बेस्ट है, बहुत ही अच्छा स्कोर है, उससे ऊपर ठीक ठाक है। और किसी को लगा सर मैं 25 एंड प्लस चला गया, तो एब्सोल्युटली उसको एक्सलेंस माना जाएगा कि यार बहुत अच्छी तरह से आपने हैंडल किया इस समय। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट में गड़बड़ क्या होती है, ज्यादातर स्टूडेंट स्कोर के चक्कर में निगेटिव मार्किंग में फंसते हैं। जहां तक कि आपको ये पता होगा कि हर सब्जेक्ट में कुछ ग्रेस मार्क्स है, उसके ऊपर प्रैक्टिस करना चाहिए। आप कम अटेम्प्ट करो लेकिन इतना श्योर होना चाहिए कि वो टॉपिक जो मैं सॉल्व कर रहा हूं वो 100% लेके आएगा। इसमें फायदा है कि मान लेते हैं कि मैंने 15 ही अटेम्प्ट किए 20 में से, लेकिन मेरे 15 के 15 करेक्ट है। मैथ्स कभी भी रॉन्ग नहीं होता, उसका क्लियर कट गोल होता है। आपको पता है बहुत सिली मिस्टेक में हो सकता है, बट ज्यादातर आंसर मैथ्स में एक्यूरेसी परसेंटेज बहुत अच्छा आता है। तो अगर आपने 15 अटेम्प्ट किया तो आपको 2.5 ग्रेस मिल जाएगा, यानी आपका रिजल्ट आएगा 17.5। अगर आपने 20 परफेक्ट कर लिए तो 22.5 आ जाएगा। तो सब्जेक्ट वाइज ग्रेस मार्क्स आपको एडिशनली बोनस में दिया जाता है। तो ये हमारे सिलेबस है। और इसी के तौर पे अगर मैं बाकी का मिसलिनियस या अरिथमेटिक या बाकी अदर टॉपिक ऐड करूं, उसका वेटेज खाली 10 ही है।
ठीक है। बट यहां पर जो मैं पहले पेपर आपके सामने लाया हूं, मैं 35 का 35 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देने वाला हूं। बट यहां पर मुझे क्या दिखाना है कि ओरिजिनल पेपर है, कैसे आया था, कौन सा टॉपिक था, आसान है वगैरह ऐसा है। अरिथमेटिक में मे भी आपको लगेगा सर इसमें तो बहुत कंसेप्ट, ज्यादा कंसेप्ट की आवश्यकता नहीं। गारंटेड अगर आपको लग रहा होगा कि सर परसेंटेज वगैरह, कोई कंसेप्ट नहीं लेता यार। टाइम एंड वर्क दो कंसेप्ट है, उसके बाद सभी बकवास होता है, खाली बताया जाता है ये पढ़ना है वो पढ़ना है। अगर ठीक तरह से खाली एग्जाम ही देखो, दो ही कंसेप्ट है, बाकी तो कुछ नहीं है। टाइम एंड वर्क को 5 मिनट ही टॉपिक लगता है समझने के लिए, हर टॉपिक की यही कंडीशन है। बात होती है जब मैं डिटेल में पढ़ना है तो मेंस के लिए होता है, प्रीलिम में तो वैसे ऊपर ऊपर वाले ही सवाल आना है। तो हम लोग पूरा पेपर का एनालिसिस अभी स्टार्ट करने वाला है। हर सवाल को खाली देखना है, पूरा पेपर सॉल्व करते समय टाइमिंग आपके हिसाब से देखना है, आप अप्रोच क्या लगाते हैं, ठीक है। अब कुछ सवाल ऐसे होंगे कि सर मैंने क्लास में अटेंड नहीं किया तो मेरे से नहीं बनने वाला, उसका मैं थोड़ा प्रेजेंट करना चाहता हूं आपको। आपको बनाना क्या है, ये टॉपिक तो करना ही करना है, लेकिन इसके अलावा कहीं पर बाकी टॉपिक क्या आता है उसके बारे में समझ लो, ठीक है। पहला सवाल है, हाँ खाली रीड कीजिएगा कौन सा टॉपिक है, मुझे ये नहीं चाहिए करेक्ट हो गया। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क में खाली दो कंसेप्ट लगते हैं। मैं उसके साथ में टॉपिक भी पढ़ा देता हूं आपको कि टाइम एंड वर्क मैंने पढ़ा नहीं सर, मैंने मुझे पता ही नहीं है। खाली दो कंसेप्ट लगते हैं टाइम एंड वर्क में। एक टाइम एंड वर्क क्या आता है, ग्रुप में आता है कि लोग नहीं क्या आए ग्रुप में काम करते हैं, ग्रुप में आए ग्रुप में काम करते, कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, ठीक है। तो ग्रुप में अगर आ रहा है, ग्रुप ए ग्रुप बी ऐसा आ रहा है, तो इसका एक कंसेप्ट होता है M1 इंटू T1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 इंटू T2 अपॉन W2। देखो साथ में कंसेप्ट बढ़ा लेंगे तो आपको फायदा ये होगा कि कहीं ना कहीं आप सभी सवाल अच्छी तरह से समझ भी पाओगे, नेक्स्ट टाइम आपको टाइम ही नहीं लगेगा। देखिए हाँ, सवाल मत करना। M1 T1 W1 M2 T2 W2 अपॉन ये वाला है, ये सवाल तब सॉल्व करना है इस कंसेप्ट से जब वो ग्रुप में आ रहा है। ग्रुप वाले सवाल अगर दे दिए लोगों को तो आपको ये मेथड लगानी है। ग्रुप का मतलब मेल है, मेल बताया उसने, इंप्लॉय बताया तो वो ग्रुप हो गए। राम बताए, श्याम बताए, सुरेश बताए, रमेश बताए, ये स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक नाम देते तो पैसा कम ज्यादा हो जाता है। ग्रुप में लोग काम करने के लिए तो उसको कंबाइन दिया जाता है एक साथ। हाँ, तो ग्रुप में जब भी आएंगे तो ये वाला कंसेप्ट लगता है। ग्रुप में लगाते समय क्या करेंगे, M1 का मतलब पहले लोग, ठीक है। M1 एंड M2, हाँ M1 एंड M2 ये है पहले वाले वर्कर, ये वर्कर की बात हो रही है, कौन सा वर्कर। T1 एंड T2, T1 एंड T2 ये क्या है, टाइम है, कितना समय ले रहा है, ठीक है। W1 एंड W2, W1 एंड W2 क्या है, वर्क है, कितना काम किया है। बस ये एक तरीका होता है, एक ये आ सकता है। दूसरा दूसरा होता है इंडिविजुअली, देखो मत 2 मिनट, हाँ चलो। इंडिविजुअली, इंडिविजुअल का मतलब क्या है, सर रमेश आके काम कर रहा है, सुरेश आके काम कर रहा है, तो आप इंडिविजुअली नाम लेंगे तो कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन निकालने के लिए खाली एक ही कंसेप्ट होता है जिसको कहा जाता है इफिशिएंसी, ठीक है। इफिशियंसी इज ओनली कंसेप्ट जिसमें आपने क्या लोगों के बारे में समझोगे, जो ज्यादा काम करेगा वो अच्छा आदमी है, जो बुरा काम कम काम करे वो बुरा है। तो हम लोग कैसे करेंगे, इफिशियंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये वाला होता है, बाकी कुछ भी नहीं। तो इस दो टॉपिक, दो कंसेप्ट के अलावा इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है। और जब भी इफिशियंसी वाले सवाल सॉल्व करने हैं, चार्ट से सॉल्व करना पड़ता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपके पीवाईक्यू पे आता हूं। देखिए, ए नाम का पर्सन है 10 दिन में काम कर रहा है सर, बी नाम का पर्सन 20 डेज में काम कर रहा है, दोनों मिलके। अब मैं फॉर्मूला गिरमूला जब मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल में पढ़ाऊंगा, बस खाली देख लो दोनों मिलके कितने दिन में काम करेंगे। तो ये पता होना चाहिए काम ही कितना था, ए का भी नाम है बी का भी नाम है, तो ऐसे ये दोनों का कंबाइन कर लो यार, 10 और 20 से डिवाइड होगा 20, तो ये 20 आपका वर्क हो गया, ये आपने वर्क डिसाइड कर लिया। फिर एक दिन में कितना काम करेंगे, 1 डेज यहां पर ऐसा लिखा जाता है। 10 ने इसको डिवाइड किया 2, इसको डिवाइड कर दो 1, दोनों को कितना आएगा 3। तो हम तो कह रहे हैं 20 डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा, और 20 डिवाइड बाय 3 करोगे तो आपका आंसर है, ठीक है। तो पूरा टाइम एंड वर्क दो कंसेप्ट पे डिपेंड है, ये वाले कंसेप्ट है, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन के ऊपर आता हूं, इसके अलावा आता नहीं है, हाँ आता ही नहीं है, साथ में देखना वाला सवाल। देखिए अब थोड़ा फास्ट जाते हैं, अगर आपको कंसेप्ट पता है। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने पहले कंप्लीट कर लिया तो उनके लिए तो बहुत अच्छा है, उनको तो पूरा पता ही होगा। ऐसे स्टूडेंट मैंने कभी अटेंड नहीं किया सर ये टॉपिक, तो मैं उनको भी पढ़ाना चाहता हूं कैसे आ रहा है, ठीक है। देखिए, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 24 days एंड बी कैन कंप्लीट द वर्क इन द सेम 18 days। ए स्टार्ट द वर्क अलोन एंड आफ्टर 4 days बी ज्वाइंड देम, हाँ देन आफ्टर हाउ मेनी डेज टोटल वर्क विल कंप्लीट। मेथड तो मैंने अभी बताई थी यार, ऐसे ऐसे करता है, लिखते नहीं है उसको। अगर मैं लिखने जाऊं तो मुझे टाइम लगेगा, मुझे देखना पीवाईक्यू में कैसे सॉल्व करूं। नंबर कितना है, 18 और 24, बड़ा कौन सा है, 24, 24 बड़ा है। 24 के टेबल में ऐसा नंबर जो 18 से डिवाइड होता है 72, 72 है। यानी 24 से 72 को डिवाइड करो कितना आता है, 3 आता है। एक ही इफिशियंसी होगी 3,
एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। बी ने कहा कि मैं हाँ बी की कितनी होगी 4, बी कहेगा मैं एक दिन में 4 यूनिट काम करूंगा। ए ने कितने दिन काम किया 4 डेज, ए ने तो 4 डेज काम किया, तो 4 इंटू 3 कर दो कितना होगा 12, 12 इसने काम कर लिया। हम लोगों ने तो 70 लिखा, 72 में से 12 चला गया कितना 60, 60 काम किसने करना है बी ने। 4 से डिवाइड करो कितना आता है 15, तो 15 प्लस 4 कितना 19। एक मिनट, हाँ ओके टुगेदर चल रहा है, ठीक है टुगेदर चल रहा है कि नहीं, तो टुगेदर का मतलब क्या होगा 3 प्लस 4 कितना 7, 7 से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड करो कितना होगा 8 जार 7 8 जार 56, 56 जाने का बचा कितना 56 जाने का बचा कितना 4/7, ठीक है। तो उसने क्या पूछा टोटल डेज कितने लगे, देखो टोटल डेज लिखाते समय एक, हाँ यहां पर देखिएगा टोटल डेज कितने लगे ये पूछा जा रहा है कि नहीं। यहां पर कितने, यहां पर कितने 4 + 8 कितने 12, और ये तो आधा भी लगे। हाँ तो व्हाट इज द आंसर 12 4/7, ये वाला आंसर है, ठीक है। ऐसे खाली क्या है ना मैथ्स जब आप सॉल्व कर रहे हो, अगर मैं लिखूं तो मेरा टाइम चला जाएगा, अगर मैं ना लिखूं तो ठीक है, तो मैं मेंटली कैलकुलेशन करूं तो मेरा टाइम बच जाएगा, ठीक है। ओके आगे बढ़ जाओ, चलो फास्ट नेक्स्ट। ये वाला अभी हम लोगों ने देखा, टॉपिक देखना है। अगर मुझे लगा कि सर मेरा तो कंसेप्ट भी नहीं पता इसमें, तो मैं आपको बता दूंगा, कंसेप्ट अगर पता है तो कोई बताने की जरूरत नहीं। P invested 21,000 in a business. After a few months, Q joined him 28,000, and at the end of the year, P and Q equally profit. After how many months? देखो ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। After how many months did B join in a business? बिजनेस में बी ने कितने दिनों के बाद ज्वाइन किया है, कितने दिनों के बाद ज्वाइन किया। बिजनेस क्या होता है, आप कितने समय के लिए पैसा लगा रहे हो, ठीक है। अब थोड़ा कितने लोगों का प्रॉफिट एंड लॉस हुआ होगा तो अच्छी बात है। प्रॉफिट एंड लॉस दो ही कंसेप्ट से चलता है, जो ज्यादा पैसा लगाएगा ज्यादा टाइम उसको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, जिसने ज्यादा पैसा समय के साथ भी लगा दिया तो उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो आप एक बात बताओ कितने लोग हैं, दो ही लोग हैं। यहां पर नंबर दिया था कि नहीं पी और क्यू, यहां पर ही माइंड में कैलकुलेशन कर लो, कितने कैलकुलेशन 330 कैंसल 21 28 ठीक है। 7 से डिवाइड करोगे तो ऊपर 3, ये 4 इसका रेशो हो गया 3:4 का, ठीक है। ये यहां पर ही होना चाहिए माइंड में, 3:4 का रेशियो था। अब पी जो है वो लास्ट तक पैसा लगा रहा है, ठीक है। क्यू कितने दिन के बाद में आए, तो हम लोगों ने कहा 3 इंटू कितना लास्ट तक यानी 12 मंथ इज इक्वल टू, और दोनों का प्रॉफिट इक्वल बता रहा था, ठीक है। तो क्यू ने कितना लगाया 4, कितने दिन के बाद में आया तो 12 माइनस कितना x, ये वाला ऐसा है 12 माइनस x। और जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 1 जार ये कितना 3 जार 3 इंटू 3 कितना 9। अब ये आपको जैसे पता चला 9 आया कि नहीं, तो 12 में से 9 जाएगा कितना आएगा 3, तो 3 वाला आंसर आना चाहिए, सी इज द आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को लगता है ये टॉपिक नहीं हुआ है हाँ, तो मैं कंसेप्ट बताऊंगा, नहीं तो जल्दी चला जाऊंगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट सवाल, mark price of an article is 800 and shopkeeper allowed to discount 10% on it. Shopkeeper made a profit of 20% on the selling of the article, on the selling of the article, profit तो मिल रहा है selling of the article. Find the cost price of article, article की cost price क्या है। देखिए एक बात बताओ, लास्ट सेशन मैंने पढ़ाया था उसमें कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस प्रॉफिट वगैरह ऐसे हुआ था। हमारा दूसरा सेशन है मेरा मैथ्स का ये, हाँ अरिथमेटिक का, अगर आपने अटेंड नहीं किया आए नहीं थे तो फिर तो भूल जाओ आप लोग। हाँ लास्ट सेशन हुआ था कि नहीं, थोड़ा सा बात कर देता हूं। देखिए प्रोडक्ट जो बनाता है उसको कीमत लगती है, उसको कहते हैं ओरिजिनल प्राइस। बनाने के बाद में कोई दूसरा आदमी आता है उसको परचेस करता है, उसको क्या कहता है कॉस्ट प्राइस। परचेस करने के बाद में क्या करेगा वो बेचेगा सेलिंग प्राइस। बेचते समय क्या हो सकता है प्रॉफिट होगा तो सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, लॉस होगा तो क्या होगा सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट प्राइस, नो प्रॉफिट नो लॉस इक्वल है, ठीक है। फिर कभी कभार वो बेचा नहीं जाता तो उसको लेबल चेंज किया जाता है, उसको कहते हैं मार्क प्राइस। मार्क प्राइस करते समय उसको पे डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट जाने के बाद जो बचती कीमत है वो कौन सी होती है सेलिंग प्राइस, ये वाला तरीका है, ठीक है। अब चलिए यहां पर आता हूं, आर्टिकल की मार्क प्राइस कितनी है 800, शॉपकीपर ने डिस्काउंट कितना दिया 10%। अब डिस्काउंट तो इसी के ऊपर दिया होगा, ठीक है। तो डिस्काउंट इसके ऊपर दिया तो कितना हुआ 80 रुपए चला गया तो कितना 720, तो सेलिंग प्राइस उसके हिसाब से कितनी आनी चाहिए 720, ये सेलिंग प्राइस होगी। फिर उसने कहा इट अलाउ एंड मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द 20% ऑन सेलिंग ऑफ द आर्टिकल, बेचते समय उसको 20% का प्रॉफिट मिला सेलिंग ऑफ द आर्टिकल, हाँ सेलिंग ऑफ द आर्टिकल, ठीक है। देन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, देखिए कॉस्ट प्राइस हमेशा कितना होता है 100 होता है, 20% का प्रॉफिट मिला तो कितने में परसेंटेज में बेचा होगा 120, तो हम लोग कहेंगे 120 की वैल्यू कितनी है 720,
तो 100% की वैल्यू कितनी, ये वाला बन गया कॉस्ट प्राइस। स्टेप समझ में आ रही है? ठीक है, तो बताओ कितना आएगा। 600 इज द आंसर, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 600। थोड़ा किसी ने मैथ्स ये वाले टॉपिक अटेंड किए ना आगे, आप ऐसे कहोगे सर ये तो बहुत बेसिक है, बहुत सिंपल सिंपल बन रहा है। ठीक है, तो 600 इज ओनली आंसर। ये हमारे क्लास में बाकी एक जगह पर होने वाला है। ठीक है, ऐसे सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 consecutive नंबर इज 1085, फाइंड द लार्जर ऑफ नंबर। सम, सम का मतलब एडिशन, कितने नंबर का, स्क्वायर का। ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 consecutive नंबर, 3 consecutive नंबर 1085, फाइंड द लार्जर नंबर। उसमें से कॉन्जिक्यूटिव भी बता रहा है ना, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन सभी की एडिशन अगर मैं करता हूं तो एडिशन 1085 हो रही है। उसने पूछा बड़ा नंबर बता दो, और कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार आएंगे, फिर लगातार आएंगे कि नहीं। अब लगातार अगर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो यहां तक नंबर जा रहा है। ठीक है, और हमें लार्जर नंबर चाहिए, लार्जर का मतलब सी चाहिए, सी चाहिए कि नहीं, लार्जर नंबर, पहला ए दूसरा बी तीसरा सी, ऐसे होगा कि नहीं, सी चाहिए कि नहीं। तो अगर मान लो नॉर्मली समझेगा, ये सभी नंबर देखेंगे तो नियर अबाउट ऐसे कुछ तो नंबर है। अब बताओ 20 का स्क्वायर पता है आपको, 400। अगर मैं 400 अगर 3 बार लिखूं तो कितना होगा, 1200। ठीक है, अब यार 20 ये हो सकता है, उसके पहले वाला हो सकता है, उसका ऐसे आ सकता है कि नहीं। इसमें लास्ट में क्या लग रहा है, वो 195 लगा रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ये देखना है कि यार नंबर बनाऊंगा तो ये तो ए बी सी वगैरह, ये दीज आर द नंबर, ऐसे आ गया। अगर मैं ऐसे कुछ लॉजिक लगाऊं कि यहां पर समझे 19 का स्क्वायर कितना है, 361। अब 361 को अगर 3 बार लिखेंगे तो, जैसे ये 361, उसके पहला नंबर कौन सा आएगा, 18, 18 का स्क्वायर कितना, हाँ 324, चलो हाँ। उसके बाद में 17 का स्क्वायर कितना, 289, ये तो पता होना चाहिए। अगर एडिशन करेंगे तो कितना होगा, एडिशन नहीं करना है पूरा, लास्ट में क्या आएगा, 4 आएगा। 4 नहीं आ सकता, मतलब ये आंसर नहीं, ये आंसर नहीं है। अगर ये नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं है तो हमारा वो सी हम लोगों ने बड़ा नंबर लिया। अगर मैंने 400 यहां पर लगा, 400 यहां पर लिखा, तो मेरा ये नंबर कट होगा। फिर मैं फॉर्मूला नहीं लगाना चाहता, बस ये नंबर। तो ये 0 और 1 5 तो लग रहा है, 5 लग रहा है कि नहीं, 5, और ये 8 भी लग रहा है, तो ये भी, तो यही आंसर है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। ठीक है, ऐसे अलजेब्रा में नहीं गए हम लोग, खाली ये देखा, बुक में अलग भी होगा, हम लोगों ने ऐसे निकाल लिया। ठीक है, चलो ये वाला दिया था, खाली टॉपिक बताओ। बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम देखो ये दूसरा पेपर है, बोट एंड स्ट्रीम का भी कंसेप्ट बताया था, या सर ने भी पढ़ाया होगा बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, पल्लव सर ने। द स्पीड ऑफ द बोट स्टील वाटर, उसकी वैल्यू कितनी, 12 किलोमीटर पर। टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर द 20 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम। अब 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम और इन दोनों का टाइम सेम है। फाइंड द स्पीड ऑफ अ स्ट्रीम, स्ट्रीम का स्पीड फाइंड करना है। व्हाट कांस्टेंट क्या है, टाइम सेम है, टाइम सेम। अब टाइम सेम है, डाउनस्ट्रीम में स्पीड का क्या करता है, एडिशन, अपस्ट्रीम में क्या करता है, माइनस। तो हम लोग ऐसे कहेंगे, डाउनस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना था, 20, डिवाइडेड बाय कितना, स्पीड की एडिशन 12 प्लस कितना, 12 प्लस एक्स मान लो, ये टाइम। अपस्ट्रीम में 10 डिवाइडेड बाय कितना, 12 माइनस एक्स। ये स्टेप समझ में है कि नहीं, बता दो। क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही टाइम होता है। अगर मैं 0 0 से इसको कैंसिल करूं तो 1 जार 2 जार। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 प्लस एक्स होगा, इस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे 12 का डबल 24 माइनस 2x। ये स्टेप समझ में आ रही है। ठीक है, ये इधर माइनस कर दो और ये नंबर यहां पर आएगा, ये माइनस होगा और इधर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 12 फिर। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी, 4, 4 होना चाहिए, 4 वाला ऑप्शन होगा, ये वाला आंसर है। कौन सा टॉपिक है, एज, प्रॉब्लम्स ऑन एज है। प्रॉब्लम्स ऑन एज में द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज अ 14 ईयर मोर देन बी। हाँ, 12 ईयर एगो द रेशियो ऑफ द ए टू बी वाज 2:1, देन फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए। एक बात बताओ, सीधी सीधी सिंपल सी बात है, वो कह रहा है 12 ईयर एगो द रेशियो ऑफ द ए टू बी का रेशियो क्या है, 2:1। अब यार पास्ट में जाओ, प्रेजेंट में जाओ, फ्यूचर में कहीं पर भी जाओ, जो बड़ा होता है वो बड़ा ही रहेगा, लास्ट तक बड़ा रहेगा। अब बताओ कितने से बड़ा है, 14 से, तो दोनों का डिफरेंस कितना, 1, 1 का मतलब 14, 1 का मतलब 14, हमें किसकी एज फाइंड करना है, ए का, तो 1 का मतलब 14, तो 2 का मतलब कितना, 28।
ये 28 होगा। कब का 28 होगा? पास्ट में होगा। कितने साल पीछे होगा? 12 साल पीछे होगा। तो इसमें 12 ऐड करेंगे तो प्रेजेंट में आएगा। फिर कितना होगा? 40 इज द आंसर। ऑप्शन ए इज द आंसर। समझ मत नहीं समझना है? ठीक है, डबल सुनता है। प्रेजेंट एज ऑफ ए इज अ 14 ईयर मोर देन बी। 12 year ago the ratio of the A and B is a 2:1. Then find the present age of A इज द सवाल। सिंपल सी बात है, अगर कोई पर्सन एक से दूसरे से बड़ा होता है तो आज भी बड़ा है, पास्ट में भी बड़ा है, फ्यूचर में भी बड़ा रहेगा। तो मैंने कहा कि वो बड़ा कितने से था? 14। पास्ट में चले गए, दोनों का रेशियो क्या था? 2:1। डिफरेंस कितने का? बड़ा यानी डिफरेंस 1, तो 1 का मतलब 14। 1 का मतलब 14, वैसे हमें ए ही चाहिए, तो ए की वैल्यू 2, 2 का मतलब 28। लेकिन कब 28? पास्ट में। कब? 12 ईयर एगो। तो प्रेजेंट में आएगा तो 12 ऐड कर दो, 40 इज द नंबर। ठीक है, चलो। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि जब आप ये टॉपिक सॉल्व कर रहे हो, एक सवाल खाली मुझे लगा है अभी तक जिसमें 2 मिनट लग सकते थे, बाकी तो ऐसे ही लग रहे हैं, ऐसे ऐसे ही बन रहे हैं। ठीक है, यहां पर देखिए शॉपकीपर, ये थोड़ा सा लगता है इसमें। शॉपकीपर मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल 2450 रुपीज का एंड अलाउ द 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन डिस्काउंट। ठीक है, ठीक है। एंड इट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 1700 470। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो यार, डिस्काउंट ऑन डिस्काउंट, डिस्काउंट मिला उस पर भी डिस्काउंट दिया। फिर तो आप, मैं एकदम छोटा सा कंसेप्ट बता दूं। जिस आदमी ने प्रोडक्ट बनाया ना, अब मान लो हम लोग कपड़े परचेस करने के लिए जाते हैं, तो कोई तो बना रहा है, उसने बहुत सस्ते में बनाया होगा, फिर वो उससे कोई तो एक पर्सन ने परचेस किया। अब जो परचेस किया उसके पास भी दूसरा गया होगा कि मेरा छोटा सा दुकान है भैया, आप भी मुझे दे दो। अब वो जो इसके आगे की कहानी नहीं सुनाएगा उसको कि मैंने कितने में लिया, वो उसको दे देगा, हाँ चलो। वो हैप्पी क्यों है दुकानदार? क्योंकि उसको लगेगा मैंने तो बल्क में लिया है। फिर वो होलसेल वाला ब्रांड लगाएगा, फिर हम लोग उसके पास जाते हैं, तो सामने वाले ने भी डिस्काउंट दिया है, उसके पास भी डिस्काउंट आ रहा है, तो आगे क्या चल रहा था किसी को पता ही नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, आगे वाला छोड़ दीजिए, हर आदमी अपने लिए हैप्पी है। कितना डिस्काउंट? 100%। 100% प्राइस है, उसमें से डिस्काउंट क्या करते हैं? माइनस करता है। ये समझ लीजिए। बताओ इसकी प्राइस कितनी थी? 2450। 2450 इसकी प्राइस है, ऐसा समझेगा। पहला वाला कितना डिस्काउंट दिया? तो 100 में से 20 चला गया होगा, कितना बचा? 80। तो हम लोग कहेंगे सर यहां पर तो 80 बचा होगा, फिर 80/100। बाद में कितना डिस्काउंट दे रहा है? X%। तो X का मतलब 100 में से X माइनस करना है, तो 100 में से माइनस करना है ना, आप माइनस करते हो तो ये नंबर आएगा 100 माइनस X डिवाइडेड बाय 100। और ये बचने के बाद में कितने में जा रहा है वो? 1470। बस यही सवाल है। स्टेप समझ में आ रही है? हर एक का 100 ही है, तो आगे डिस्काउंट करेंगे कम कम होता जाएगा। ओके चलो, स्नेहल इनका आंसर 25 आ रहा है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे, ये देखो 20 से 4 ये कितना? 5 5 से ये 0 और ये 0 कैंसिल कर देता हूं। ठीक है, 5 से डिवाइड करूंगा तो 5 4 20 और ये 9। ठीक है, 9 हुआ, ये 10 है। 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 2 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा। ठीक है, आगे 2 से ऊपर भी डिवाइड कर देता है, नहीं तो 5, हाँ डिवाइड तो शायद यही होगा। ठीक है, और 2 से डिवाइड करता हूं, 49 से होगा। 3 3 है कि नहीं? 49 3 पक्का होगा? हाँ। तो ये 1 ये कितना? 30। और 30 को 2 से डिवाइड करो कितना? 15। और 15 को 5 से मल्टीप्लाई करो कितना? 75। तो x की वैल्यू 25, क्योंकि 100 में से 75 माइनस करेंगे 25। 25 इज द आंसर। देखो आप, बात क्या होती है, आप कितना जल्दी जल्दी कैलकुलेशन कर रहे हो, माइंड को कितना ट्रेन कर रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड है। इसमें टाइम लगता है, ये टाइप टॉपिक है, इस वजह से इसको सॉल्व एग्जाम में नहीं करना है, खाली देखना है कि क्या आ रहा था, कैसे आ रहा था, इसकी वजह से। ठीक है, चले आगे बढ़ू। रफली मेरे साथ ही आप देख लीजिए, इसमें देखिए कौन सा टॉपिक है। A and B invested some amount in the two different schemes, simple interest for a 5 year, and A invested 12% per annum, B invested 18% per annum. The difference between the interest received by A and B is of 1440. Then find the total amount invested by A and B together. कौन सा टॉपिक है बता दो? सिंपल इंटरेस्ट। हाँ, खाली उतना ही पता होना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट। चलो यार, इससे भी पता। तो ए और बी ने सिंपल इंटरेस्ट से पैसे लगाए, और दोनों ने पैसे इन्वेस्ट किए कितने साल के लिए? 5 ईयर के लिए। ये उसने क्लियर कर दिया, 5 ईयर के लिए है। अब दोनों का तो सेम ही नंबर है। अब पैसे इन्वेस्ट करने के बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है, ए का 12% है और बी का कितना है? 18%। और द डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी का डिफरेंस कितना? ये नंबर आया।
तो उसने पता दोनों का मिला के कितना होगा, सर दोनों का कितना है? ओके संग्राम, इनका आंसर आ रहा है 4800, ऐसे समझ लीजिए। इसके पास पैसा 100 है, इसके पास पैसा 100 है, दोनों अलग अलग है। मैं नहीं कह रहा हूं कि दोनों इक्वल है, दोनों अलग अलग है परसेंटेज में, इसके पास भी पूरा है, इसके पास भी पूरा है। मुझे खाली देखना है कि ए का जो नंबर था वो 12% से था, कितने साल के लिए था? 5 ईयर के लिए था। 12 इंटू 5 60, उसका 60% ब्याज बनेगा, इंटरेस्ट बनेगा। बी के हिसाब से देखा जाए तो बी की वैल्यू कितनी होगी? 18 इंटू 5। नहीं तो इससे भी सिंपल कर देता हूं, इससे भी सिंपल करो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 12 एंड 18? 12 एंड 18 कितना? 6। 6 सही है। 12 एंड 18 कितने साल के लिए? 5 ईयर के लिए। तो 6 इंटू 5 30। तो बात हो जाएगी 30% की वैल्यू दी है। व्हाट इज द 30%? 1440। ठीक है, हमें फाइंड करना है दोनों का टुगेदर। टुगेदर यानी कितना परसेंट? 200%। 200% की वैल्यू कितनी आएगी? स्टेप समझ में आ रही है? 30% की वैल्यू गिवन है, 200% की वैल्यू कितनी आएगी? ठीक है, चेक कर लेते हैं। अब देखो सॉल्व करेंगे, 0 से 0 यहां से मैं कैंसिल कर दिया, ये 200 होना चाहिए, इसका 0 कैंसिल। 3 1 जा 3 कितना है? 4 जा 12, 12 जाने का बच्चा 8, 8 जार, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 9600 आंसर होना चाहिए। मैं एक बार चेक कर लेता हूं, 9600। ठीक, अब आते ये, हाँ ये थोड़ी देखेंगे हम लोग एग्जाम, मुझे दिखाना था अरिथमेटिक क्या है। अब आते हैं यहां से, सर यही एग्जाम में आता है, डीए आता है। अब पहले देखो डीआई के कुछ बेसिक रूल क्या है। मेरा डीआई के बारे में नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए डीआई होता क्या है, कैसे निकालता है। आप सभी को डीआई पढ़ा है? हाँ, अगर सभी ने पढ़ा है तो फिर ये टॉपिक आपको बहुत जल्दी बनेगा। अगर डीआई पहले पढ़ा ही नहीं तो फिर गड़बड़ होगा, क्योंकि पीवाईक्यू मैं वैसे ही लेना चाहता हूँ। हाँ, अब मान लो डीआई पढ़ लिया सर, अब देखो डीआई को कैसे हैंडल करते हैं। ये कह रहा था द टेबल गिवन द शो दैट द टोटल नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड, ये टोटल नंबर ऑफ पेशेंट एडमिटेड इन द 3 एबीसी डिफरेंट हॉस्पिटल इन अ डिफरेंट मंथ, यानी मंथ एबीसी हॉस्पिटल है, अलग अलग मंथ का डेटा दिया है। इस वाले डीआई को कहा जाता है टेबुलर फॉर्म, टेबल है। हाँ, तो इसको हम लोग कहेंगे ये हमारा पूरी तरह से टेबल है, दैट इज अ टेबुलर फॉर्म। डीआई के टाइप्स होते हैं सर्कल, पाई चार्ट वगैरह, मतलब जो होते हैं ना, तो लाइन ग्राफ वगैरह, इसका टेबल है। ये कैलकुलेटिव थोड़ा लेंदी होता है। ठीक है, चलो पहला सब स्टेप समझ में है ना। हॉस्पिटल 3 मंथ। पहला सवाल, पहला सवाल में टोटल पेशेंट एडमिटेड इन ए March is what percent approximately total patient admitted in all the 3 hospital in a May? All the 3 hospital in a May, March, ठीक है, ए का ए इन अ मार्च और सभी का। ठीक है, अब आपको इतना पता होना चाहिए, क्या फाइंड करने के लिए बताया कि यार ए नाम का जो हॉस्पिटल है उसका कहां का? मई का, सॉरी मार्च का। तो मार्च का डेटा ये नजर आ रहा है आपको यहां पर। तो हम लोग क्या करेंगे, ए नंबर लिखेंगे ऊपर 15 कितना 05, ये स्टेप समझ में। डिवाइडेड बाय टोटल पेशेंट एडमिटेड इन द मे, हॉस्पिटल है ना मे नजर आ रहा है आपको। तो अब सर क्या करना चाहिए, तो एक तरीका है कि सभी की एडिशन डिवाइडेड इनटू 100 करेंगे। एडिशन करते समय नंबर को काउंट मत करना, आपने ऐसे काउंट किया यूनिट प्लेस तो आपको टाइम लग गया। ठीक है, आपको टाइम लगा, कैसे काउंट करना है? 2000 2000 2000 6000 6000, इसको 200 और दे दो 1000। ठीक है, देखो मैं ऐसे काउंट करना चाहता हूं, 2000 ये तो 6000 हुआ था, इसको 200 दे दिया 7000, फिर 7000 हो गया। अब इसके पास 400 तो वैसे ही है, 7400, 7400। अब थोड़ा रफली नंबर लिखते हैं, 7400 सर। अब 7400 में क्या करते हैं, चलो इसको 2 दे दिया, ये 30। ठीक है, ये 30 हो गया, इसको 6 भी दे दिया, 70। 30 और 70 कितना? 100। तो कितना आएगा? 7500। चलो ये देख लेना ये सही नंबर है कि नहीं, ऐसे आ जाएगा। और ये आपने एक बार लिखा, इसका मतलब वो बार बार आएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये इसका एडिशन ऐसे बताया था। तो यहां पर आ गया आपका 7500। अब बच्चे क्या करते हैं ना, इंक्लूडिंग मैं भी ऐसे ही करता था, इसको लिखने के बाद 100 करता हूं, बाद में तो 100 से कैंसिल ही होगा ना वो, तो क्यों 100 लिखेंगे, ऐसे लिख दिया। लिखने के बाद में सीधा सीधा आ जाओ यहां पर, 75 वन सा 75 टू सर 150। अब 150 जाएगा तो 20 प्लस समथिंग ही आएगा, उसके ऊपर तो जा नहीं सकता। ठीक है, 20 प्लस समथिंग आएगा, रफली क्या आंसर है? 20। तो 20% इज ओनली आंसर, 20% करेक्ट आंसर। बोर नहीं होता है ना। चलो नेक्स्ट, ये वाला। हाँ,
अब if a 1/4 of the total patient admitted in a B in a March are female and 60% of the total female admitted in a A in a April are female, then find the difference between the total male patient admitted in the A in a April and B in a March, A April and in B in a March together and the total patient admitted in the C in a May. देखो सवाल कितना अच्छा घुमा है। अब क्या हुआ, सपोज मान लो सर यही सवाल आ गया एग्जाम ऐसे, पहला बहुत जल्दी बना, इसमें टाइम जाएगा बिकॉज उसने लाइन ऐसे प्रेजेंट की। तो मान लो मुझे तो एग्जाम ही निकालनी है, मुझे थोड़ी देखना है कि इसको, तो हमारा ध्यान क्या होना चाहिए, जब इसको टाइम लगने वाला है और मुझे एक ही मार्क्स देगा तो मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा। नेसेसिटी नहीं दिया है कि 5 ही सवाल सॉल्व करके आए, नेसेसिटी क्या है, जिसको टाइम लगेगा उसको रुकाना और जो जल्दी जल्दी बने उस पर आगे बढ़ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देखो यहां पर हमें सॉल्व करना है क्योंकि हम लोग डाउट्स देख रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं। आपने देखा 1/4 ऑफ द टोटल पेशेंट एडमिटेड इन द बी, और किसमें, मार्च में। आर क्या कह रहा है, वो फीमेल। 1/4 ऑफ द टोटल पेशेंट एडमिटेड इन अ बी इन अ मार्च। देखो बी मंथ देखेंगे, मार्च में देखेंगे, इसका 1/4, ठीक है। 1/4 यानी कितना परसेंट, 25%। इसका 25% ना, इसका 25% और उसका भी, हाँ 25% बी वाले वो फीमेल है। एंड 60% ऑफ द पेशेंट, यानी हम लोग यहां पर खाली कह सकते हैं इसका 25% फीमेल है, ये फीमेल है, तो 75% क्या होंगे, मेल होंगे, इतना कह सकता हूं मैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट में आ रहा हूं यार, यहां पर देखिए नेक्स्ट वाला क्या बता, 60% ऑफ द टोटल पेशेंट एडमिटेड इन ए इन अप्रैल, ए इन अप्रैल, यहां पर इसका 60% फीमेल है, तो मेल कितने, 40% मेल होंगे। ये स्टेप समझ में, मेल 40%, ठीक है। फिर ये बता रहा है, ठीक है, देन फाइंड द डिफरेंस। अब यहां से सवाल हुआ फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल मेल पेशेंट एडमिटेड इन ए अप्रैल, इसका मेल पेशेंट, हाँ, एंड द बी इन मार्च, बी इन मार्च टुगेदर एंड टोटल पेशेंट एडमिटेड इन सी इन मे का डेटा दिया है क्या, हाँ, तो सी इन मे, ठीक है। खाली अब थोड़ा क्या किया उसने कि जो फीमेल के बारे में बताया, मेल का एडिशन करो और उसमें से सी नंबर का जो है ना टोटल, वो क्या कर दो, माइनस कर दो। अब थोड़ा देखिए जल्दी जल्दी कैसे सॉल्व करें। हमें इसका चाहिए 40%, इसका 10%, 280, इसका 10%, 280। ये स्टेप समझ में आ रही है, इसका 280 10% 280। अब 280 10% है, उसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 200 इंटू 4, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, देखो स्प्लिट एंड मल्टीप्लाई, 280 आएगी नहीं, 280 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दिमाग काम नहीं करता, वो चलता ही नहीं है। हम लोग क्या 200 प्लस 80 कर दो, 200 को 4 से मल्टीप्लाई 800, और 40 को 4 से मल्टीप्लाई, सॉरी 80 को 4 से मल्टीप्लाई कितना, 320। तो 800 प्लस 320 कितना, 1120। स्टेप समझ में आ रही, 1120। तो यहां से मेरे पास बने 1120। स्प्लिट एंड मल्टीप्लाई जल्दी जल्दी काम करता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। यहां पर आता है सर इसका कितना चाहिए, 75%। 75% का मतलब पता है आपको, 3 क्या होता है, 4 होता है। तो 4 से डिवाइड करूंगा तो ये 9 होगा, ये 9 होगा, फिर यहां पर 4 1 जार 4, और 4 के बाद में दोबारा 9 आएगा, ठीक है। तो क्या आएगा 4, देखो ऐसे समझ लो, 9 9 1 9 9 1 9, और मल्टीप्लाई किससे, 3 से मल्टीप्लाई। अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डबल मल्टीप्लाई में टाइम लगता है, ऐसे कर सकते हो क्या, 900 इंटू 9 इंटू 3 कितना, 27, तो ये 2700, ठीक है। और 19 इंटू 3 कितना, 57, ठीक है। तो ये बना 57, ये बन गई सभी के एडिशन। चलो ये एडिशन है, एडिशन करते समय इसमें से क्या करना है, सी वाले जो नंबर है वो माइनस करना है, यानी सी वाले कौन सा, मे का, ये नंबर माइनस करना है कि नहीं, तो मैं यहां पर ये माइनस करना चाहता हूं। देखो मैं पूरा लिखूं तो मेरा कैलकुलेशन आएगा ना, वैसे भी तो आंसर आएगा। हमें क्या देखना है, ऐसे क्या कर सकता हूं यार, कैलकुलेशन ऐसे बच जाए मेरा, ठीक है। तो मैं इसको कैलकुलेशन ऐसे, देखो ऐड नहीं करूंगा, ऐड थोड़ी करेंगे, 1400 इसमें से माइनस कर दो, कितना बचा, 300। इसके पास तो 300 यहां पर बच गया आपका, अब 300 यहां पर बचा है, और जो 8 है ना, 8 इसमें से कम कर दो, या 8 इसमें से कम करो, आप 8 इसमें से कम, आप 7 ही कम कर दो, 7 कम करेंगे 50 बचेगा कि नहीं, 50 इसका बचा सर, और मैं एडिशन करना चाहता हूं। ये देखो ये 1470 होता, बट 1470 आंसर आएगा क्या, नहीं, एक नंबर ज्यादा दिया है, तो कितना आएगा 1469, ये वाला आंसर।
ये वाला आंसर। ऐसे out of the total patient admitted in a March 956 are the female, 956 फीमेल है, ठीक है। उसके बाद में द टोटल मेल पेशेंट एडमिटेड इन अ सी June are 20% more than total male patient admitted in the C March, and the total patient admitted in the total patient admitted in a June in a C are 872 more than the total patient admitted in the B May, ठीक है। Then find the total number of female patient admitted in a C in a June। बहुत घुमा है इसने, बहुत सही से, और लेकिन मजा आ रहा है ना कि ऐसे ऐसे घुमा के सवाल आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखिए सवाल कैसे करता है। अब एक बात बताओ, सी का मार्च देखते हैं। सी का मार्च देखा, देखो सी है, सी में चले गए, ये मार्च है हमारा। सी का मार्च देखा, वो कितना कर रहा है, 956 फीमेल है, 956 फीमेल है, यानी यहां से 956 माइनस करना है। 456 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2000, और 2000 में से और 500 माइनस कर देते, कितना बचेगा, 1500। सही है। तो इसको हम लोगों ने कहा मेल कितने हैं, 1500। ये स्टेप समझ में आई, क्योंकि तो फीमेल तो दिए ही है ना 956, ये आ गया यहां तक। फिर उसने कहा टोटल मेल पेशेंट जो एडमिटेड सी इन जून, जून में जो सी पेशेंट ऐड हुए थे वो 20% ज्यादा है टोटल मेल पेशेंट कहां से, सी इन मार्च से। तो मैं सी का जून का मेल के बारे में बता सकता हूं आपको, मेल तो बता ही सकता हूं ना, कितना ज्यादा है मेल, कितने ज्यादा है, 20%। 20%, इसका 10% कितना, 150, तो 20% कितना, 300 ज्यादा है, मतलब ऐड करेंगे कितना होगा, 1800, ये बन गया 1800, ठीक है। ये जून में है, चलो सर जून में है वो आ गया। फिर ये कहता है टोटल पेशेंट एडमिटेड, हाँ, एंड द टोटल पेशेंट एडमिटेड इन अ जून इन अ सी आर 872 मोर देन टोटल पेशेंट एडमिट इन द एडमिटेड बी इन अ मे, बी इन अ मे। तो एक बात बताओ, बी का देखते हैं, बी इन अ मे में कितना है, 228, उसमें कितना ज्यादा ऐड करना है, 872। अगर 72 ऐड करूंगा तो ये 300 होगा, 72 ऐड करूंगा 300 होगा, मतलब 2300। 2300 में 800 ऐड करूंगा तो 3100, 3100। तो हम लोग कहते हैं सी नाम का जो मंथ है उसमें 3100 ये टोटल पेशेंट है। स्टेप समझ में आ रही है, 3100 टोटल पेशेंट है, और टोटल पेशेंट में से 1800 क्या है, मेल है। हमें क्या पूछा, क्या फाइंड करना है, फीमेल बताओ। तो फीमेल निकालने के लिए क्या करते, ये नंबर इसमें से क्या करना है, माइनस। व्हाट इज द आंसर, हाँ कौन सा, 1300, सी इज द ऑप्शन, सी वाला आंसर। Find the ratio of total patient admitted A in a April to the total number of patient admitted all the three hospital in a May. A in a April, A का अप्रैल देख लो, A का अप्रैल में कितना है, 2800, और सभी के सभी मई का। अब देखो यार, मई का सभी ऐड करने जाओ, फिर इसको डिवाइड करना है। हाँ ये पहले बना लिया था 7500, 00 यहां से कैंसिल, कौन सा आंसर आएगा, किससे डिवाइड होगा, डायरेक्टली ऑप्शन है, हाँ सी इज द आंसर। तो ये जल्दी बन गया, ठीक है। टोटल पेशेंट एडमिटेड ए इन अ मे इज व्हाट परसेंट अप्रोक्सीमेटली टोटल पेशेंट एडमिटेड बी एंड सी इन अप्रैल, ए इन अ मे, ए मे का कितना है 2864, और ये किसके ऊपर चाहिए, बी एंड सी अप्रैल, बी एंड सी अप्रैल, बी का देखना बी एंड सी अप्रैल में। तो ये दोनों की एडिशन, एडिशन करने का एक सिंपल सा, वो नंबर हमेशा ऐसे देगा, हम लोग लिखना नहीं है, अगर लिखेंगे तो टाइम लग जाता है। आप दिमाग को टास्क दे दो और वो उसको करो राउंड राउंड करके दे मुझे, ऐसे नहीं चाहिए। जैसे 1000, 2000, 3000, 3000, इसको 4 दे दिया, ये 100 खुद भी बन जाएगा, मतलब 1000 तो इसके पास बन गए, तो 4000 और 4800 होगा ये, सही है एडिशन। ये कितना 3000, इसको 4 दिया तो 980, सही है, 980, 980 और 800 कितना हो जाएगा, 4780, सही है। इंटू क्या करना है, 100 परसेंटेज में निकालते समय, ठीक है। अब एक बात, ये नंबर अप्रोक्सीमेटली पूछ रहा है वैसे, ठीक है। 00 से कैंसिल करने बैठेंगे तो थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, 1 मिनट देखिए खाली,
एक देखिए, अब एक रफली पूछा है, हाँ, अगर मान लो पूरा डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड होता, 8 से भी होगा क्या, हो जाएगा क्या, नहीं 72 जाएगा, 72 जाने के बाद बचेगा कितना 6, और 68 से डिवाइड नहीं होता, 50% डायरेक्टली, आधी तीन का कहना है 50% आएगा। देखो नियर अबाउट तो 50 के आसपास लग रहा है, कैसे देखिए, हाँ अगर मान लो कि सर एग्जैक्टली नहीं करना है, एग्जैक्टली नहीं करना है, तो एक अप्रोक्सीमेशन क्या करता है, इसके 3 डिजिट गायब करो और इसके 3 डिजिट गायब करो, नजदीक है कि नहीं, तो ऐसे गायब करेंगे, ऊपर 2 है और नीचे 4 है, 2 और 4, 2/4 कितना होता है 50, 1/2 यानी 50, तो 50 ही आने के ज्यादा चांसेस, 50 के आसपास कोई है क्या, ये तो बहुत दूर दूर है, शायद 50% इज राइट। चलो चेक कर लेते एक बार, देखिए, नहीं 4 से डिवाइड करूंगा 1, ये 1 है, फिर 4 1 जार 4, फिर यहां पर 3 बचा, 3 के ऊपर 8, 4 कितना 9 जार 36, फिर ये 5, ये आया, इसको 4 से डिवाइड करेंगे 7, 4 1 जार 4, फिर ये 6, ठीक है, ये नंबर, हाँ, फिर यहां पर हम लोग कहेंगे और कोई नंबर डिवाइड होगा क्या, चलो 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से नहीं, और कोई नंबर डिवाइड होगा, सही ना, यहाँ तक ही नंबर है, नंबर ये है, 4 से डिवाइड किया, इसका नंबर ये आ गया, ठीक है, और कोई नंबर जो डिवाइड होने लायक है, ये नंबर 7 से नहीं यार, 2 से डिवाइड, यहां तक तो 5 से, हाँ, चलो एक काम करता हूँ, 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 कितना 2 जार, फिर 5 3 जार 15, और 5 9 जार, ये कितना आएगा 20, 20 आएगा कि नहीं, अब 20 आएगा, इसके मल्टीपल थोड़ा सा सोचे, इसके मल्टीपल आ रहा है, हाँ आंसर क्या आ रहा है 59.9 होता है, ठीक है 59.9 आ रहा है, हाँ, अगर ये देखो, हाँ ये 200 है कि नहीं, 200 मान लो और ये 700 मान लो, 3 टाइम्स होगा, तो 3 टाइम्स होगा, तो ये 3 होता, 3 × 20 कितना 60% आएगा, वो नियर अबाउट आएगा, 60 इज द राइट आंसर, सही है।